तो वही जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे थंबनेल देख के ही आए होगे आप, तो आज हम रोटेशन मोशन का सेक्शन ए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि ये चैप्टर आपको पता होगा, आपने पहले किया होगा। ऐसे तो कोई इजी सा चैप्टर तो आप भी नहीं करते, इसमें दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, तो काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी। तो उसका थोड़ा सा आप टाइम मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम आप रील्स शॉर्ट्स देखने के लिए अगर निकाल सकते हो तो ये वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप अपने लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में दे रखा द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज, मतलब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑलवेज लाई एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर क्या हो गया, जैसे ये मान लिया हमने क्या, एक मिनट, ये अगर मान लिया हमने रोड, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। तो इसने बोल रखा है कि हमेशा जियोमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है यार कि जियोमेट्रिकल सेंटर पे आए, क्योंकि मान लो इस साइड थोड़ा सा मास ज़्यादा होगा एक बार की मान लिया, और इस साइड कम, तो इस साइड की अगर मास ज़्यादा तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि इसके एक्सिस पे ही आएगा, जियोमेट्रिकल एक्सिस में। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी का भी क्या है, हमेशा थोड़ी ना ऑलवेज दे रखा है इन्होंने। रिंग है मान लो, रिंग अगर ये है तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। रिंग ये, इसकी बॉडी ये है लेकिन इसके बाहर आ रहा है, तो ऑलवेज वाला ये सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और थर्ड में क्या दे रखा है, मे लाई आउटसाइड द बॉडी, ये तो सही है बात। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, ऑलवेज वाला ये तो गलत है यार, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा ऑलवेज ही आए। जैसे ये तो रिंग की केस हो गया, रोड के केस में बीच में भी आता है, मतलब अलग अलग के हिसाब से ऑलवेज तो कुछ होता ही नहीं है। थर्ड, फर्स्ट का क्या है, थर्ड ऑप्शन आ गया, तो आप पे गया फर्स्ट का थर्ड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए चाइल्ड सिटिंग एट द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग स्टूल हैज़ हिज आर्म स्ट्रेच्ड, इफ ही फोल्ड हिज आर्म्स हिज angular speed about the axis of rotation decrease, increase, remain unchanged, may increase or decrease। तो देखो मान लो भाई ये दे रखा है हमें स्टूल, ये स्टूल दे दिया तो भाई इस पे अपना कोई सब्सक्राइबर बैठा है, हमारे भाई लोग, इस पे कोई बैठा है, ये ऐसे बैठ गया और अपने हाथों को इसने फैला रखा है, तो अब ये स्टूल घूम रहा है यहाँ पे नीचे से, ये स्टूल घूम रहा है कैसे भी, तो ये भी घूमेगा, सीधी सी बात है। तो अब जब इसने हाथ खोल रखे हैं तो जो ये घूमने के वो रेडियस हो जाएगा, वो इसके हाथ एक हाथ हो जाएगा, है ना। तो अभी मान लो अगर हम एंगुलर कंजर्व कर दें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, मतलब मोमेंटम कंजर्व करना हमें आता तो है, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, ये करते थे। लेकिन अभी जैसे रोटेशन में, ओहो यार रोटेशन, ये पता नहीं है ब्लर की अलग ही दिक्कत है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, अब ठीक है, ओके। तो P फाइनल P इनिशियल कर देते थे, तो ऐसे ही L फाइनल इज इक्वल टू N इनिशियल कर लेंगे, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसको कहेंगे सिर्फ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, एक तो आई ओमेगा, या फिर कह लो आर परपेंडिकुलर वाला, और इसके साथ ही आर क्रॉस पी यानी कि ये मोमेंटम और ये आर ये अपना रेडियस। तो इसके हिसाब से करेंगे तो अब देखो क्या हो गया, पहले नहीं चल रहा था, अभी इतनी ब्राइटनेस हो गई थी एकदम से। तो इस फॉर्मूले से एक बार करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इसको क्या लिख सकते हैं, पी को एम बी, और वी को क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था आज कौन से चैप्टर में, लॉ ऑफ मोशन वाले में,
एम ए इज इक्वल टू, जब घूमता है कोई भी चीज़ तो इस पर सूडो फोर्स लगती है इस साइड से, वो क्या होता है एम डब्ल्यू स्क्वायर आर, यानी मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, मैं डब्ल्यू ही बोल देता हूँ इसको, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो वी और ओमेगा में क्या डिफरेंस है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, आर को इस साइड दोबारा से भेज दें तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा इस हिसाब से। अगर इस हिसाब से ये आ रहा है तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आर एम वी क्या है, वी हमने अभी देखा था वो क्या था ओमेगा आर, और यहाँ पे 2 बार आर आ गया तो आर एम आर स्क्वायर डब्ल्यू, यानी कि अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आई क्या होता है एम आर स्क्वायर और डब्ल्यू ऐसा का ऐसा, ये दोनों सेम आ गए है कि नहीं। ये तो प्रूफ की बात हो गई यार, आज तो इसने गुस्सा ही दिला दिया बिल्कुल। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना ब्लर की। चलो चलते हैं यार, सारा इसने मूड खराब कर दिया, मजाक की बात नहीं। अब इसमें पुट करेंगे तो आर एल फाइनल, यानी कि आर स्क्वायर एम ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम ओमेगा, आर से गया आर, तो जब स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग वाले को अगर मान लें ओमेगा मानते हैं और इसके रेडियस को अभी आर मान लिया, अगर ये थोड़े से इसको हाथ ने ऐसे जैसे मान लिया, ये हाथ है ऐसे, यहाँ पे इसकी बॉडी है मान लो, अब इसने हाथ ऐसे फोल्ड कर लिए तो रेडियस कम हो गया ना, तो ऐसे ही जो सेकंड रेडियस हो जाएगा उसको ओमेगा तो डैश मान लेते हैं और रेडियस भी डैश मान लेते हैं, जब इसने हाथ ऐसे फोल्ड कर लिया अपने। ठीक है, अभी आर डैश हो गया ऐसे ही, तो यहाँ पे जब इसको पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, वो तो क्या जाएगा आर स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर या फिर डब्ल्यू डैश का स्क्वायर। अगर देखो जब ये खोल रखे थे इसने हाथ तो ये ज़्यादा था है ना, लेकिन अब इसने कम कर रखे हैं, हाथ अपने बंद कर लिए तो ये वाला आर कम हो जाएगा। अगर इन दोनों को सेम रखना है तो इस हिसाब से इसको मान लो ये अगर कम हुआ तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको सेम रखना है कांस्टेंट, यानी कि आर स्क्वायर डब्ल्यू कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आंसर देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था, क्वेश्चन नहीं था वो, फॉर्मूला ही मैंने वो करवाया था। सेकंड का क्या है, इस एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज, सेक्शन बी सेक्शन ए का 2 का बना गया। अब सेक्शन बी के इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली यार मैंने अनाउंसमेंट पहले कर दी और रिकॉर्ड अभी तक किया नहीं था, अभी जल्दी में थोड़ा सा करना पड़ रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि आज ही चाहिए वीडियो, टाइम तो आज का ही दे दिया 11 तारीख का, और रिकॉर्ड अभी तक किया ही नहीं, दिक्कत हो गई। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिख नहीं रहा, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 एंड m3 आर, ये वेक्टर दे दी इनकी पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास पूछ रखा है, इसमें क्या है कुछ भी नहीं, तो जितने भी आर हैं पहले तो उनको लिख लेते हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। m1 इजिकल टू कितना है 1, m2 इजिकल टू 2, m3 इजिकल टू क्या है 4, और r1 क्या है i कैप प्लस के j कैप मीटर में, और ऐसे ही r2 क्या हो जाएगी, r2 दे रखा है 2i कैप प्लस के 5j कैप, r3 क्या है 2i कैप माइनस के j कैप, ये है। अब ये दे दिए हैं इन्होंने, पूछ क्या रखा है आर सेंटर
इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो जो हम सिंपली यूज़ करते हैं, मतलब एक्चुअली स्पीड ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, मतलब स्पीड से कर लेंगे, इसलिए मैं वो उससे कर लेता हूँ। क्योंकि इसने एक्स वाई तो पूछ नहीं रखा, सीधा सा या तो मतलब वेक्टर फॉर्म में ही दे रखे हैं। देखो इनसे अगर पता करेंगे तो सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या हो जाएगा। m1 r1 प्लस के m2 r2, यानी कि r2 यार स्क्वायर नहीं है, इसको भी हटा दो, प्लस के m3 r3 वेक्टर, ठीक है, बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3। ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ x वाला पोजीशन पूछ रखा होता तो x यहाँ पे पुट कर दे x की वैल्यू, और y के कोऑर्डिनेट्स के पूछ रखे होते तो y वाला पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो इसने ऑप्शन में सारे ही दे रखे हैं, तो ऐसे पुट करके एक बार आंसर निकाल लेंगे, फिर वैसे भी करके दिखा दूंगा। m1 क्या है 1, और x1 क्या है i कैप प्लस के j कैप, ओके, प्लस के m2 क्या है 2, और r2 2i कैप प्लस के 5 j कैप। इतना समझ में आया होगा। और r3 क्या है, r3 है अपना, सॉरी m3 पुट करना पड़ेगा, एक्चुअली कुछ और सोचने लग गया था मैं। पहले के 2-3 क्वेश्चन है ना वो दोबारा रिकॉर्ड करके डालूंगा, ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था उनमें। m1 क्या है 1, m2 क्या है 2, प्लस के m3 क्या है 4। अब इनको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 ऐसा ही रह जाएगा, i कैप प्लस के j कैप, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 4i कैप प्लस के 5 टू जा 10 j कैप प्लस के 4 टू जा 8 i कैप, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 j कैप अंडर रूट 11 डिनोमिनेटर में। इन सभी को ऐड किया तो 4 टू जा 4 प्लस के 2 6 और बाय में 7। अब i वालों को एक साथ लिख लो, i कैप यहाँ पे i कैप है प्लस के 4 i कैप, इसको भी यहाँ पे पुट करेंगे प्लस के 8 i कैप। अब j कैप वालों को कर लेंगे प्लस के j कैप प्लस के 10 j कैप माइनस के 4 j कैप बाय में क्या 7। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 8 4 12 और 1 3 13 i कैप। और इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 11 माइनस के 4 11 अरे यार 10 माइनस के 4 6 होता है, प्लस के 1 प्लस के 7 j कैप बाय में 7। ये आ गया हमारा x के बाद। आंसर देख लेते हैं एक बार, 13 i कैप प्लस के 17 नहीं है, ये रहा 13 i कैप प्लस के 7 j कैप। 3 का क्या है थर्ड सेक्शन है, 3 का थर्ड, ये आ गया। अब ऐसे ही अगर इसको x वाले में पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, m1 क्या दे रखा है, ये दोबारा से लिख लेता हूँ, m1 इजल टू 1 kg, m2 इजल टू 2 kg, m3 इजल टू 4 kg। अगर x वाले में पुट करके देख लेते हैं, पहले x क्या दे रखा है, x वाले मतलब i कैप वाले यहाँ पे पुट कर लेंगे i कैप, और यहाँ पे x2 2i कैप और x3 क्या दे रखा है 2i कैप, ये भी यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ 2i कैप ही है। अगर x COM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस के m2 x2 प्लस के m3 x3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3, यही होता है। अरे यार ठीक है, एक मिनट लॉक करने दो, ठीक है, अब नहीं होगा शायद, लॉक किया तो है, बाकी देखते हैं। m1 क्या दे रखा है 1, x1 क्या है i मतलब 1 और i कैप ही कर लेते हैं। m2 क्या दे रखा है m2 2 और x2 2 प्लस के m3 क्या दे रखा है 4 और
x3 दे रखा है 2 इंटू में बाय में m1 m2 इन सभी का ऐड किया था, अभी क्या आया था 7 इजिकल टू क्या आ गया 1 प्लस के 4 प्लस के 8 और क्योंकि x में है तो यहाँ पे आई कैप वैसे ही आ जाएगा 7 दैट इज 13 आई कैप वाई में 7 आ गया। अब ऐसे ही अगर वाई सी एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 m2 m3 क्या है 1 2 4 और यहाँ से अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है y1 y2 y3 y1 क्या दे रखा है 1 यहाँ पे क्या दे रखा है 1 मिनट 5 आई जे कैप है 5 और y3 क्या दे रखा है माइनस के 1 है ना और वाई सी ओ एम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस के m2 y2 प्लस के m3 y3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3 ये आ गया। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये तो वैसे ही 7 होता है, अभी किया तो था यार पहले। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 क्या होता है 1 और y1 क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस के m2 क्या दे रखा है 2 y2 क्या दे रखा है 5 प्लस के m3 क्या दे रखा है 4 इंटू में y3 क्या दे रखा है माइनस के 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के 5 2 10 हाँ हुआ सॉरी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 और अभी हमने किया था बाय में 7 तो रह गया था और 10 माइनस के 4 क्या होता है 6 प्लस के 1 7 बाय में 7 जे कैप क्योंकि यहाँ पे भी 7 था तो ऐसे पुट करने के लिए इसको काटती नहीं है वरना क्या आ जाता 13 आई कैप बाय में 7 ये तो होता एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता यानी एक्स मतलब अरे यार सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता वाई सी एम क्या होता 7/7 क्या होता 1 जे कैप। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे ही निकालना है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये आ गया सीधा सा। अब आप देख लो कि इजी कौन से पड़ता है आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब फोर्थ पे। अगर टाइम मिला तो पहले 2 क्वेश्चन को मैं देख लूँगा, करवा दूँगा दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा यार बीच बीच में एक तो उठना पड़ेगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। बाकी आपको तो क्या पता चलेगा मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई इज रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड, ये दे दिया टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। यानी कि टॉर्क पूछ रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकाल लेंगे भाई। अल्फा होता क्या, पहली बात तो ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें पता है जो मतलब क्या बोलते हैं अगर लीनियर वाली वो हो मोशन हो तो उसके लिए क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ये होता है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी या फिर कह लो स्पीड बाय में टाइम, यही होता है। अगर इसी को ये सर्कल वाले से या फिर कह लो मतलब सर्कुलर मोशन ही होता है शायद, तो रोटेशन वाले चैप्टर में तो सर्कुलर ही लगेगा। सर्कुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा बाय में टाइम, है ना। और इसी से क्या फॉर्मूला आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा बाय में टाइम, है ना। और टॉर्क पूछ रखा है, आई क्या दे रखा है, आई दे रखा है 10⁻³ दैट इज 1000 और ओमेगा कितना दे रखा है एंगुलर स्पीड दे रखा है ना, इसी को तो ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा दे दी हमें 5 बाय में टाइम कितना दे रखा है टाइम 2 सेकेंड। अगर इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 500
और 5×5 = 25 और 2 जीरो ये थी ही 25,000 न्यूटन मीटर। ये आ गया 2500 सॉरी। फोर्थ का क्या आ गया, फोर्थ पे फोर्थ का 4 ये आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विद ए कांस्टेंट। पहली बात तो ये कांस्टेंट दे रखा है, दिख तो रहा है ना, हाँ कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी यार, कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई यहाँ पे कुछ जा रहा होगा। और एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट पॉइंट ए क्या दे रखा है 2 मीटर, देन द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। देखो ये क्यों हुआ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी क्या बताया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, कुछ तो बताया था, एंगुलर मोमेंटम एल होता है आर परपेंडिकुलर इनटू में पी दैट इज एम वी, है ना। और क्योंकि ये इस साइड जा रहा है तो मोमेंटम भी यही होगा एम वी, और इस साइड से परपेंडिकुलर तो यही होगा, या तो ये होगा या फिर जेड वाली डायरेक्शन में होगा। जेड में कुछ दे ही नहीं रखा ना, यहाँ पे इस साइड दे रखा तो यहाँ पे दे रखा है 2। ये कांस्टेंट है क्योंकि इस साइड तो कुछ मूव हो ही नहीं रहा, आर तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट एम कांस्टेंट होता ही है। और वेलोसिटी हमें दे ही रखी है कांस्टेंट स्पीड, तो ये ओवरऑल क्या आ गया कांस्टेंट, है ना। सिंपल सा हो गया भाई ये। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है ए होलो स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolls on a horizontal surface without slipping such that velocity of its center of mass is v. The total kinetic energy of the sphere is, देखो इसका क्या हो गया, पेन कहाँ पे गया, अरे यार सॉरी यार। तो ठीक है दिख रहा है ना, मान लो ये होलो स्फीयर दे दिया, एक होलो स्फीयर दे दिया, सेंटर ऑफ मास ये है, ये किसी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से v। द टोटल काइनेटिक, एक तो ये घूम भी रहा है, रोल करके जा रहा है ऐसे घूम के, ठीक है इस साइड भी जा रहा है और ऐसे घूम भी रहा है, ख़त्म हो गया ये भी। चलो इसको भी फेंक देते हैं, दूसरे से काम करेंगे, लास्ट वाला बच्चा है फिर तो पेन से ही करवाऊंगा। घूम भी रहा है ऐसे और आगे भी जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी, दो मतलब वेलोसिटी होगी, एक तो ओमेगा वाली जो एंगुलर की साइड में होता है और एक ऐसी वाली लीनियर, यानी कि इसके पास दो वेलोसिटी है, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। इस हिसाब से इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और एक होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर बाय में 2, ऐसे ही प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब कहाँ पे यार पेन, आई क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये होलो है, होलो के लिए होता है 2/3 mr² आई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ आई की वैल्यू तो ये होगी और ओमेगा ऐसा कैसा बाय में 2, और ये क्या हो गया
हाफ एम वी स्क्वायर, और आंसर दे रखे हैं सारे जो ऑप्शन है ना वो एम वी की फॉर्म में दे रखे हैं। तो अभी हमने निकाला था वी, एक मिनट यार, सॉरी यार, मतलब आज है ना लास्ट डे वीडियो बनाने के लिए, अनाउंसमेंट करने के बाद, तो आज ही सभी को काम आएगा। और इस क्वेश्चन में दूसरी बार उठ चुका हूँ मैं। वी इजिकल टू क्या है, ओमेगा आर, ये होता है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इजिकल टू वी बाई आर आ गया। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 m दिख रहा है ना यहाँ पे, 2/3 m आर स्क्वेयर, ओमेगा क्या है, ओमेगा वी का स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर बाय में 2, सही है, 2 से गया 2, और 1/3 m वी स्क्वेयर आ गया, प्लस के हाफ m वी स्क्वेयर था ही। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। एक तो एलसीएम ले लेंगे, एम वी स्क्वेयर को एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, x, 1/3x प्लस के 1/2x है ना। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस के 3x, यानी कि 5/6, और x की वैल्यू क्या थी, एम वी स्क्वायर, 5/6 आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। आंसर क्या आ गया, 6 का 3, 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 6 का 3 कहाँ पे गया, 6 का 3 आ गया। चलते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th में क्या दे रखा है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग इट्स डायमीटर इज आई, then the moment of inertia about the axis passing through its center and perpendicular to plane। देखो क्या दे रखा है, इसके एक साइड समझा देता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मान लेते हैं डिस्क, ये हो गया इसका डायमीटर, तो इसके लॉन्ग जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, आई को ये क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ये दे रखा है आई, तो इसके सेंटर ऑफ, इसके पूछ रखा है यहाँ से प्लेन के, अगर ये प्लेन है मान लो, ये अगर इसको मान लेते हैं डिस्क मान लेते हैं इसको, पेज को, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ये ब्लर की यार, बिल्कुल इसने तो दिमाग ही खा लिया। अरे हो जा ना, कितना टाइम लगाएगा, कसम से है, दिमाग ही ख़त्म कर दिया इसने तो। हाँ ठीक है, इसका भी कुछ इलाज ढूंढेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम मान लेते हैं आई डैश, आई डैश पूछ रखा है, तो ये यहाँ से नीचे से निकल जाएगा आई डैश। तो ये आई दे रखा है, तो अगर डिस्क के फॉर्मूले लिखें, आई सी एम क्या होता है, एम आर स्क्वेयर बाय में 2, और आई परपेंडिकुलर, ये मतलब डायमीटर के लॉन्ग क्या होता है, आई डायमीटर के लॉन्ग एम आर स्क्वेयर बाय में 4, सही है। अगर इसमें से ये कॉमन निकालेंगे, आई ये वाला क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो इसमें से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डैश बाय में आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय में 2 बाय में एम आर स्क्वेयर बाय में 4, सही है। 2 से गया 2, तो ये क्या आ गया 2, एम आर स्क्वेयर से ये गया, यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है ना, यहाँ से डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखें, देखें क्या हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू बाय में आई 2 बाय में 1 आ गया, यहाँ पे इसको भेज देंगे तो आई डैश इक्वल टू 2 आ गया सीधा सा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं यार, अगर यहाँ से भी अगर अंदाज़ा लगाना आ रहा हो आपको तो लगा सकते हैं, ये डबल हो रहा है इसका। अगर इसमें 2 पुट मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आई दे रखा है, 2 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो आ रहा है सीधा सा। 7 का क्या है, 7 का 3, 7 का 3, अरे 7 का 3 सॉरी, मैं तो
ये एक्सरसाइज वाले का भी 3 दे रखा है। अब 8th में चलते हैं। 8th में क्या दे रखा है? 8th में दे रखा है ए रिंग ऑफ मास m and radius r is rolling without slipping. The velocity of point A as shown in the figure is, यहाँ पे पूछ रखा है तो विदाउट स्लिपिंग दे रखा है। ये मान लेते हैं क्या है, रिंग, इसका मास m है, ये r दे रखा है, ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पे जो वो होता है ये होता है 0। सीधा सा बस याद कर लो। अब इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे? देखो मतलब यार हो सकता है कभी क्वेश्चन आए ना आए, पता नहीं, बट फिर भी मैं बताता हूँ एक चीज़। कहाँ पे गया क्वेश्चन? बाकी टीचर्स ने बता रखा होगा आपको। ऐसे घूम रहा है ना, ये आर है, और अभी हमें पता चला था v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और क्योंकि ओमेगा इस साइड जा रहा है तो इस साइड क्या होगा? ओमेगा आर, सही है, वेलोसिटी। और ये वाली क्या होगी? वेलोसिटी। और एक सिंपल वाली वेलोसिटी दे रखी वी सी ओ एम। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे नीचे, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाती है वेलोसिटी। ये बात बस याद रखनी है। ओके ओके ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाती है यहाँ पे माइनस, यानी कि ओमेगा आर माइनस के वी सी ओ एम इजल टू 0। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि देखो ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे जाके इसकी ये हो जाएगी ओमेगा आर की डायरेक्शन ये, और ये तो ऐसे ही है ही, यहाँ पे प्लस सी ओ एम, सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या देखो, इसकी अभी डायरेक्शन ये नीचे हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ इसका वो क्या बोलते हैं वेक्टर वाला से हम एडिशन करके देख लेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th में क्या है? 9th में क्या है? 9th में क्वेश्चन है। 9th में दे रखा है, वीडियो कितनी बड़ी हो गई, चलो देखते हैं। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर एज शोन इन द फिगर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसने क्या दे रखा है भाई? ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल, और यहाँ पे दे दी y एक्सिस, यानी कि ओरिजिन पे है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन दे दी x, इसकी दे रखी है y। सीधी सी बात होगी। ये हो गया 2 kg, ये हो गया क्या 2 kg, ये हो गया क्या 2 kg, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं वही, ठीक है। इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? ट्रायंगल का यहाँ कहीं पे आएगा। अगर इसने एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रखा होता, सीधी सी बात है इसके बीच में आ जाता। एक्स सी ओ एम क्या होगा? दैट इज इसका ए, अगर मान लेते इसको ए, इसको भी ए, इसको भी ए, तो a/2, यहाँ पे a/2। लेकिन इसने पूछ रखा y सी ओ एम निकाल लेंगे। y सी ओ एम कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं, इस हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। इस हाइट को अगर मान लिया h मान लिया हमने, और क्योंकि ये एंगल दे रखा है इसने, चलो देखते थे y m1 y1 प्लस के m2 y2 प्लस के m3 y3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3 हो याद आ, सीधी सी बात आ गई इतनी समझ में। इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें पुट करें, अगर इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 नहीं, इसको m3 मानना पड़े, अरे कुछ मान लिया, इसको m2 मान लिया और इसको m3 मान लिया, तो m1 क्या दे रखा है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर y1 2 यहाँ पे कुछ होगा,
यहाँ पे तो वही तो क्या आ गया 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, ये दोनों हो गए 0। यहाँ पे पुट करेंगे कुछ भी। यहाँ पे M3 की क्या दे रखा है, M3 दे रखा है 2, M3 दे रखा है 2 kg, और y को मान लेते h मान ही रखा है ये, ठीक है। y3 यहाँ पे 0.h है ना, y3h, m1 क्या दे रखा है 2 प्लस के 2 प्लस के 2, यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2h बाई में 2 कॉमन 1 प्लस के 1 प्लस के 1 2h बाई में, इन सभी को ऐड करेंगे 2 इंटू 3, 2 से गया 2, h/3 आ गया, h/3 आ गया ना, यानी कि y/m क्या आ गया h/3। अगर y/m h/3 आ गया तो आगे क्या करेंगे, आगे इस h की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर देख रहा है तो इस पे पैरेलल नहीं, क्या यार रोटेशन में आ गया था, अरे यार होती है ना हाइपोटेनियस वाला, ये अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये वो है, तो क्या होगा a का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा a बाई में 2, a बाई में 2 का स्क्वायर प्लस के h का स्क्वायर, ट्रायंगल बन रहा है ना ये, इन सभी को हटा दो एक बार के लिए, मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। a बाई में 2 और ये h, इस हिसाब से इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर, यही होता है। इसको अगर इस साइड भेज दें तो a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको वो करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर बाई में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर बाई में 4 इक्वल टू h का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है 3 a का स्क्वायर बाई में 4 इक्वल टू h का स्क्वायर। अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में 4 a का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में इसका क्या 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, एक a के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा a, और h के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया h क्या आ गया, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे h की वैल्यू तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 2 मीटर दे रखी है ना, इसमें ये दे रखी है ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, ब्लर तो नहीं है ना, हाँ ब्लर था यार, ठीक है 2 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे अभी हम निकाला था a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 बाई में 3 इक्वल टू क्या आ गया y/m, 2 से गया 2 और अंडर रूट 3 बाई में 3 इक्वल टू h, मतलब y/m, और ऊपर और नीचे अगर वो कर दें मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें, चलो दूसरे पेज पे बता, यहाँ पे ये क्या आ गया था अंडर रूट 3 बाई में 3 इक्वल टू y/m, ऊपर नीचे अगर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 बाई में अंडर रूट 3, क्योंकि देखो अगर इन दोनों काट देंगे तो 1 आएगा, ये शायद हमने पढ़ा तो था 8th 9th में पढ़ा था शायद, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये अंडर रूट तो कट जाएगा 3 बाई में 3 अंडर रूट 3, 3 से गया 3, y/m क्या आ गया 1 बाई में अंडर रूट 3, और इससे अगर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो एक अभी इसको याद कर सकते हैं हम, अगर कभी भी आए ना ऐसे ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा ये वाली, अगर ये a मतलब ये नहीं, ये पूरी a और ये पूरी a दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या होगी अंडर रूट 3 बाई में 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया तो था क्या आया था, अगर यहाँ पे सिर्फ a ही पुट करे रखते हैं तो क्या आ जाता,
यही पुट करे रखते तो क्या आ जाता। चलो एक बार यहाँ पे अगर पुट करके देखते हैं एच की वैल्यू दोबारा से। फॉर्मूला बनाने के लिए क्वेश्चन तो हो गया ना पूरा। एच क्या आ गया, मतलब वाई सी एम क्या आ गया था, एच बाय में 3, एच की वैल्यू ये आ गई थी, एच क्या आ गई थी √3 बाय में 2, ए बाय में 3 ये आ गई थी। तो ये क्या हो गया √3 बाय में 2 इंटू में 3, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 3 बाय में 2 इंटू में 3 इंटू में क्या आ गया √3, ये ए का एक है, ऐसे कैसा ए बाय में 2 √3। ये हमेशा याद करना है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा वाई सी एम, इसके लिए क्या आ जाएगा ए बाय में 2 √3 और एक्स सी एम क्या आ जाएगा ए बाय में 2, सीधा सा। ठीक है, या फिर कह लो वाई सी एम इजगल टू एक्स सी ओ एम बाय में √3। यहाँ पे अगर वैसे पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा वाई सी एम इजगल टू, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो 2 पुट करके देखेंगे तो 2 बाय में 2 √3, 2 से गया 2, वाई सी एम क्या आ गया 1 बाय √3, है ना, सीधा सा आ गया। इसको अभी आगे क्वेश्चन के लिए अगर कभी आए तो याद कर लेना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, कहीं कॉपी वॉपी में लिख लेना इससे, अगर क्योंकि ऐसे कॉमन रहते हैं टेस्ट वगैरह में तो फ़ायदा ही होगा आप सभी का। तो चलते हैं अब 10th क्वेश्चन पे। यार डीजे बजने लग गया, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर मैं, शायद आवाज़ भी आ रही होगी आपको। 10th क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड देती द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन पूछ रखी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इजगल टू ओमेगा बाय में टाइम, क्योंकि देखो इससे पुट करें एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे अगर वेलोसिटी क्या है, मतलब एंगुलर वाले में, मतलब सर्कल वाले में वेलोसिटी होती है एंगुलर वाली, और एक्सेलरेशन क्या होती है एंगुलर वाली, और टाइम ऐसा का ऐसा, चाहे कैसे भी टाइम तो ऐसा कैसा रहेगा। ये आ गया अल्फ़ा इजगल टू ओमेगा बाय में टाइम। ओमेगा क्या दे रखा है 20 पाई बाय में 3, और टाइम दे रखा है इन्होंने कितना, एक मिनट टाइम देखने दो, एक मिनट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये दे दी। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन इज 5 सेकेंड दे रखी है 5, तो ये क्या आ गया 5 4 जा 20, 4 पाई बाय 3 ये आ गया 4 पाई बाय 3। और दूसरी बात, मैंने एक तो वही इनिशियल वाली चेक ही नहीं की, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इनिशियल वाली भी चेक करनी थी, आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन जैसे कि वेलोसिटी वी फाइनल क्या होती है इजगल टू यू इनिशियल यानी कि प्लस के एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ये होती है हमारी पहली इक्वेशन। इसी को अगर रोटेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा फाइनल इजगल टू ओमेगा इनिशियल प्लस के अल्फ़ा इनटू में टाइम, ये तो 0 दे रखी थी, और यहाँ से भी ये क्या आ गई ओमेगा फाइनल बाय में टाइम इजगल टू क्या आ गई अल्फ़ा। सही बात आ गई, और सही बात आ गई तो इसमें अगर पुट ये आ गया 4 बाय में 3 पाई। 10th का क्या है, 10th का दे दिया हमें, 10th का सेकंड यही आ गया ये वाला, और ये वाला आ गया। तो इसी के साथ 9th क्वेश्चन का भी चेक कर लेते हैं, मैंने चेक नहीं करवाया शायद। 9th का क्या आ गया, 9th का 3rd आ रहा है, ठीक है चलो भाई सही है। फिर 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 100 किलोवाट पावर व्हेन रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 250 रेडियन पर सेकेंड, द टॉर्क डेवलप्ड बाय इट विल बी अबाउट। तो इसने पूछ रखी है क्या टॉर्क नहीं दे रखा, जबकि इसने पावर दे रखी है और एंगुलर स्पीड दे रखी है। अब इसी को अगर हम वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से रिलेट करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो वर्क बाय टाइम या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम।
और इसी को अगर डिराइव करें, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में एक्स बाई टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ऐसे ही आ गया फोर्स बाय में फोर्स इंटू में वेलोसिटी। और इसी को अगर रोटेशन मोशन के चैप्टर से वो करे, रिलेट करे, तो पावर ऐसा का ऐसा। फोर्स को यहाँ पे कौन डिनोट करता है, टॉर्क, और सिंपल वेलोसिटी को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो पावर क्या आ गया, टॉर्क इंटू में वेलोसिटी। पावर दे रखा है 100 किलोवाट और टॉर्क ऐसा का ऐसा, क्योंकि टॉर्क पूछ रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है। तो आगे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली बार ब्लर सा हो गया था। वाह यार, स्टार्टिंग में ही दिमाग ख़राब कर दिया। और किलोवाट का क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ये वाट में कन्वर्ट हो गया। और टॉर्क यहाँ पे था ही, और ये 250 को यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं, 250 को 10 से 10 गया, और 25 यहाँ पे क्या आ गया 4, टॉर्क क्या आ गया 400 न्यूटन मीटर, टॉर्क किया आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। लेंथ का क्या दे रखा है, लेंथ का 400 तो यही है। अब इससे चेक करेंगे, फोर्थ लेंथ का ये फोर्थ आ गया। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं 12th पे। 12th में क्या दे रखा है, 1 मिनट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द hollow cylinder of mass m and radius r about its axis of rotation is mr square. नहीं है। The radius of gyration of the hollow cylinder about its axis is, तो देखो रेडियस ऑफ गायरेटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m k स्क्वायर, और ये इक्वल केस क्या होता है, इनर्शिया के, यानी कि m k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये k होता है ना, यही होता है रेडियस ऑफ गायरेटेशन, रेडियस ऑफ गायरेटेशन स्क्वायर नहीं, सिर्फ के की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये इक्वल होता है किसके, ये क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मास ऑफ इनर्शिया। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, ये दे रखा है इन्होंने क्या, एम आर स्क्वायर, एम से गया एम, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के आर स्क्वायर, दैट इज आर। आंसर आ गया आर, सीधा सा 12th का। 12th का 3, 12th का 3 क्या आ गया। अब चलते हैं भाई 13 पे। 13 में क्या है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज। देखो क्या इसका क्या मतलब, अगर कोई टॉर्क बाहर से नहीं लग रही है तो टॉर्क जो भी है वो कंजर्व होगी, कंजर्व नहीं मतलब कांस्टेंट होगी, कुछ है ही नहीं, तो 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। और टॉर्क को अगर फोर्स से रिलेट करके देखा तो लीनियर में क्या हो जाएगा, टॉर्क यानी कि फोर्स, और मोमेंट की जगह मास, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है, ए। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क 0 दे ही रखा है, तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ 0 है तो ये भी तो 0 ही हो जाए, मतलब 0 नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है, चाहे इसमें 1 हो 2 हो कुछ भी हो, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट नहीं यार, 0 ही हो जाएगा, सॉरी। अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगा, चेंज होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ। अब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। अभी हमने बताया था कि ये तो 0 होता ही है, और ये अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा पूरा कांस्टेंट आ गया, तो पहले आंसर क्या आ जाएगा, 13 का क्या है, मस्ट बी कांस्टेंट, 13 का फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे गया, 13 का फर्स्ट आ गया। अब चलते हैं हम 14 पे। 14 में क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। तो देखो इसने क्या दे रखा है कि जैसे, एक मिनट,
ये मान लेते हैं हम कोई स्पीयर है ऐसे, और इसके कुछ सेंटर से ऐसे कोई जा रही है, इसको ऐसे मान लो। ये अगर बॉल भी नहीं है पे यार, इसको बॉल मान लेते हैं एक बार के लिए। ये पेज है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ये मान लिया हमने स्पीयर, एक बार के लिए मान लो कि स्पीयर है, तो इसके सेंटर से तो ऐसे कहीं पे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो अब चलते हैं, इसका रेडियस क्या दे रखा है आर, और यहाँ पे घूम क्या रहा है, घूम एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है ओमेगा। तो यहाँ पे इसकी पूछ रखी है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर। आर क्या होगा, रेडियस नहीं होता आर होता है डिस्टेंस, ये काम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो, अरे ये जहाँ से मतलब पूछ रखा हो वहाँ से ओमेगा से वेलोसिटी, अरे ओमेगा से डिस्टेंस यार, अब मैं कैसे समझाऊँ। तो यहाँ के लिए ये तो जीरो हो जाएगा ना, ओमेगा यहाँ पे लग रहा है और ये जीरो, ये अगर जीरो है तो ओमेगा चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या आ गया, 14 का 4। अब देखते हैं 14 का 4, 14 का 4 आ गया। 15 में क्या दे रखा है, 15 में है कि द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो भी है, द रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। तो देखो एक बार के लिए इस पेन को मान लेते हैं हम, क्या, इस पेन को मान लिया हमने रोड, और इसके सेंटर कहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म है मान लो, इस निब से को ये नहीं आगे पेन लिखने वाले को, इसको हटा दो तो ये यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के बीच में, अगर यूनिफॉर्म है तो इसके बीच में कहीं पे होगा, और इसको अगर वो करना हो ना, हम एग्जामाइन कहाँ पे मतलब सेंटर ऑफ मास आएगा, तो इसको यहाँ पे पुट करके देखें, जब ये बैलेंस हो जाए ना पूरा, देखो अब ये बैलेंस है तो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर आ रहा होगा, अगर निबटी होती तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, लेकिन अभी ये बीच में आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ही तो इसके बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो क्या हो गया, ये तो इसके यहाँ पे जा रहा है, लेंथ ये है एल, मतलब ये पूरी एल है, और इसके बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर तो यही एक्सिस होगी, और ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। तो इसके अबाउट जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12 ये होता है, और अगर एंड पे पूछें तो एम एल स्क्वायर बाय 3 ये होता है। और इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी दूसरे पेज पे कर लेते हैं भाई, इतना भी कंजूस नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और ये के क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, रेडियस ऑफ, हाँ, और अभी ये पूछ रखा था तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, एम से क्या है एम, के अगर दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, यहाँ पे तो के बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर बाई 12। और क्योंकि देखो ऑप्शंस वगैरह में सारे में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा कि इसको, मतलब सीधा ही ऑप्शन अंडर रूट 12 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर है तो यहाँ पे सीधा सा वो आ जाएगा एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 12, क्या अंडर रूट 12 ऐसा कैसा, के की वैल्यू क्या आ गई एल बाय अंडर रूट 12, ठीक है। अब वो चलते क्या है, पहले इसका आंसर चेक करते हैं 15 का। आज तो वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सही है, बाकी जल्दी मैं करवा दूंगा चैप्टर। 15 का क्या है, 15 का फर्स्ट है। अब 16 पे चलते हैं, 16 में क्या दे रखा है, 16 पे चलते हैं, इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। 16 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर बिलो a bullet of mass m moving with speed u strike a road AB
of mass m and length l at the end of p and get embedded to मतलब इसके अंदर धस गई into it if initially the road is vertical and hinge and a the angular speed of the system just after collision will be। तो इसको मान लेते हैं, जो दे रखा है पहले तो उसी को बना लेते हैं। ये अगर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे अगर एक कील ठोक दी तो इसको नाम दे दिया ए, और इसको ये दूसरी एंड को बी दे रखा है इन्होंने नाम। तो यहाँ से कोई ऐसे बुलेट आ गई, अगर थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही हो तो उसको अवॉइड कर दो। इसका मास क्या दे रखा है m, और ये वेलोसिटी दे रखी है कितनी v, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, आगे क्या करना है, अगर हम उससे कंपेयर करके देखें क्या बोलते हैं उसको वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से, तो वहाँ पे सीधा सा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था ये ब्लॉक वाला कि उसके अंदर चली गई ये बुलेट चलेगी, तो उसके बाद क्या होता था, हम वो कर लेते थे कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, नहीं मोमेंटम कंजर्व करके m इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल कर लेते थे। इनिशियल में क्या करते थे, बुलेट का मोमेंटम, बुलेट प्लस के m किसका m का मतलब मोमेंटम, ये चलो p से डिनोट कर देते हैं, p बुलेट प्लस के p बॉक्स इज इक्वल टू p बुलेट प्लस के p ब्लॉक, ऐसा कुछ आता था तब भी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, कर क्या लेंगे है ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि देखो इस पे कहीं कुछ फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो ये कंजर्व वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का क्या मतलब है, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। एल फाइनल में क्या दे रहे हैं, एल इनिशियल लिखते हैं पहले, या फिर चलो इसको एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल कर लेते हैं। एल इनिशियल में क्या हो जाए, एक तो बुलेट का लिख लेते हैं, एल को दो तरीके से लिख सकते हैं ना, एक तो आर परपेंडिकुलर टू पी, सॉरी एक बार, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल में क्या आ जाएगा, एक तो इसका बुलेट का कर लेंगे, अरे नहीं ये फॉर्मूला मैं कर रहा हूँ, एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, और आर जो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे देखो इस बुलेट के लिए क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा ना, आर तो यही होगा एल, और मोमेंटम एम वी, एल बुलेट क्या हो जाएगा आर इंटू में एम वी, और दूसरा क्या होता है आई ओमेगा, यही होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या करते थे, एल बुलेट प्लस के एल क्या एल रोड इज इक्वल टू एल इनिशियल। यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, एल बुलेट क्या हो जाएगा आर एम वी यानी कि एल एम वी, और यहाँ पे रोड के लिए क्योंकि देखो ओमेगा तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस के जीरो इज इक्वल टू एल इनिशियल। इनिशियल की यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल फाइनल की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो बाद में तो इसके साथ धस जाएगी, और देखो डायग्राम में भी ये छोटी सी दिखा रखी है, बुलेट तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसके लिए सीधा सा क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स है छोटा सा, अगर इस रोड के कंपैरिजन में देखें तो इसकी ना तो लेंथ है ना रेडियस है, कुछ भी नहीं है, तो इसको इसके लिए हम क्या मान लेते हैं एम, और इसकी एल का स्क्वायर ये ले लेते हैं, क्योंकि जब आपने वो पढ़ा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब भी आपने देखा होगा एम आर स्क्वायर, इसी से स्टार्ट किया था सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बुलेट प्लस के, नहीं यहाँ पे तो सिस्टम आ जाएगा ना सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएगी, आई ओमेगा निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, अब दोनों के लिए लिखेंगे, एक तो बुलेट के लिए प्लस के आई रोड के लिए, बुलेट का क्या है एम एल स्क्वायर, और बुलेट का क्योंकि देखो अभी यहाँ पे लेंथ की तरफ इसके एंड की तरफ से घूम रहा है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, अगर बीच से घूम रहा है तो m l स्क्वायर बाई 12, और क्योंकि लेंथ से घूम रहा है तो m l स्क्वायर बाई 3,
तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे ml²/3 ओमेगा, तो अब गलती से सारा ही चैप्टर लाल पेन से समझा दिया। एल एम वी इजिकल टू क्या है, इसका मास छोटा m था, ml² प्लस के ml²/3। अरे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और इसके यहाँ पे नीचे ये आ गया 3 ml², और यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ एल आ रहा है। एल एम वी इजिकल टू क्या है, एल बाहर निकाल लिए l² और 3m प्लस के m/3, और यहाँ पे ओमेगा, एक l से गया m, और यहाँ पे क्या आ गया m v/m के। इसको अगर यहाँ पे भेज दें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3m प्लस के m/3, और इस 3 को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3m v/m 3m प्लस के m, ये आ गई ओमेगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं अगर कुछ है। सॉरी यहाँ पे एल भी तो था ना, एल 3m भी है कहाँ पे, ये रहा पहले में 3m भी इसमें भी, लेकिन यहाँ पे छोटा m है यहाँ पे भी, क्योंकि देखो बुलेट का मास था ना यहाँ पे, बाकी सारों में तो यहाँ पे कर रखा है मैंने छोटा m, ये रहा छोटा m, तो यहाँ पे छोटा m आएगा, ठीक है, बुलेट वाला मास। तो ये क्या हो गया, आंसर 3 आ गया 16 का 3, यहाँ पे गया 16 का 3 आ गया। अब चलते हैं 17 के लिए दूसरा पेज निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, अब 17 में क्या दे रखा है, एक मिनट। The ridge body rotates about a fixed axis with a variable angular speed ओमेगा इजिकल टू, ओमेगा की वो दे रखी है इक्वेशन 3 माइनस के 5t, क्या दे रखा है, एट एनी टाइम t इन सेकेंड्स द एंगल थ्रो विच इट्स रोटेट बिकम्स। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एक कोई था रिज बॉडी है, उसकी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के, ओमेगा यहाँ पे लिख लेते हैं, ओमेगा 3 माइनस के 5t, ओमेगा ये दे रखी है, एक मिनट, ठीक है, अब ठीक रहेगा। और अब क्या हुआ, अब ये रेस्ट में आ गई बाद में फाइनल में, तो इसमें पूछ रहा है कि रेस्ट में आने से पहले उसने कितना एंगल ट्रेवल किया होगा। एंगल यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना, सिंपल पूछ रहा होता है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो घूम रहा होगा तो भी तो एंगुलर वेलोसिटी आई होगी, तो एंगल पूछ रहा है। तो जैसे हम लीनियर में करते थे, इसको अगर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 मिनट के लिए दूसरा पेन लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इजिकल टू dv/dt, यही होता है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ा इजिकल टू d ओमेगा बाय में dt, ये आ गया। अल्फ़ा इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, d 3 माइनस के 5t बाय में क्या हो गया यहाँ पे t dt। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा सीधा सा, और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। तो आगे चलते हैं, अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू 3 माइनस के 5t दे रखा है। अब इनिशियली में टाइम t इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे देखें तो वी ओमेगा फाइनल क्या दे रखा है 0, और हमने देखा था कि जो पहले इक्वेशन 3 सेकंड जो इक्वेशन होती है मोशन की, वो क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल इंटू प्लस के हाफ a t स्क्वायर
यही होता है। और इसी को अगर यहाँ पे पुट करके देखें तो डिस्टेंस की जगह थीटा प्लस के ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा और टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा एंगल यानी कि, ठीक है। और एक मिनट दिख रहा है ना, तो ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है 3 और टाइम तो निकाला ही नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा भाई। एक मिनट, ओमेगा इक्वल टू 3 माइनस के 5t है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो टाइम किस टाइम पे होगा तो वो आ जाएगी ना। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको इस साइड भेज देंगे। 5t इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई में 5 ये आ गई। तो यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 3 बाई 5 टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा क्या है माइनस के 5 और टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू में 3 बाई 5 ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 प्लस के हाफ, प्लस नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 9 बाई में 5 माइनस के हाफ, 3 3 जा 9 और देखो 5 से एक 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 है। अब 9 बाई 5 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 1 माइनस के हाफ ये आ जाएगा। 1 माइनस के हाफ क्या हो जाता है हाफ सीधा सा, यानी कि 9 बाई में 5 इंटू में 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा 9 बाई में 10। ये क्योंकि देखो ये किसकी वैल्यू है रेडियन आ जाएगा, रेडियन क्योंकि ये एंगल में है तो रेडियन सीधा आंसर। 17 का फर्स्ट ही ऑप्शन है, 17 का फर्स्ट यहाँ पे गया, 17 का फर्स्ट आ गया। अब चलते हैं 18 में, और भाई थोड़े से हाँ चलो 18 में चलते हैं। 18 एक मिनट के लिए देखो सारे पेज हैं। एक्चुअली ग्लव्स पहनने में हाथ तो गर्म रहते हैं, लेकिन वही है कि फिर पकड़ थोड़ी सी ग्रिप खराब हो जाती है। चलते हैं 18 में। 18 में क्या दे रखा है, इफ सडनली अर्थ रेडियस reduce to 1 by n times to its initial value। एक मिनट यार, चलो पानी पीना था मुझे, ये क्वेश्चन करवा के ही करता हूँ, काफ़ी प्यास लग गई है। इफ सडनली अर्थ्स रेडियस reduce to 1 by n times to its initial value while its mass remain the same। अच्छा ठीक है, देन न्यू ड्यूरेशन इन 1 डे बिकम। देखो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ओमेगा इजल टू आई ओमेगा डैश। और चलो इसको मास तो सेम दे रखा है, तो यहाँ पे अगर पुट करके देखें तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा इजल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा, एम से गया है। अगर मान लो अब यहाँ पे वो करके देखें, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आते हैं 2/5 2/5 या फिर कह लो 2/3 ऐसे कुछ आते हैं ना, एक्चुअली में भी याद नहीं आ रहा यार, तो वो पुट करके देखें तब भी कट जाएगा, तो एम कर लिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखता हूँ ई रेडियस का स्क्वायर बाय ओमेगा। अब न्यू रेडियस, जो रेडियस इसको आर मान लेते हैं, बड़ा आर का स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू ओमेगा ये था और इसका n टाइम्स है, यानी कि 1/n आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर आ जाएगा ना। रेडियस है कैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बाय में n का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, समझ नहीं आया होगा, एक मिनट। r का स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर ओमेगा। ये गया इससे, ये तो अलग था ना, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा
क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड पे चलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई ओमेगा है ना। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखें तो रुक जाओ एक मिनट, ओमेगा की वैल्यू, चलो इसको डिस्टेंस न्यू से डिवाइड कर देते हैं। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई में ओमेगा डैश, यही होगा, इससे कट जाएगा 2 पाई और ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। तो टी जो एक्चुअल टाइम है यहाँ की 24 आवर बाई में टी डैश इजिकल टू ओमेगा डैश बाई में ओमेगा, यही है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखें हम 24 बाई में टी डैश इजिकल टू ओमेगा डैश क्या आया है, एन का स्क्वायर और ओमेगा बाई में ओमेगा ऐसा का ऐसा, ओमेगा से गया है ओमेगा और अगर इसको इस साइड भेज दें तो ये इस साइड आ जाएगा। 24 बाई में एन का स्क्वायर क्या आ गया, टी डैश, यानी कि न्यू टाइम पीरियड क्या आ गया, अर्थ का जो टाइम पीरियड है ना उसके एन का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं हम, टी अर्थ बाई में एन का स्क्वायर टी डैश। ठीक है, यह आंसर आ गया भाई अपना। 18 का क्या है, सेकंड। अब चलते हैं चेक कर लेते हैं एक बार 18 का सेकंड। अब 1 मिनट के लिए रुक जाऊं, पानी पी के आता हूँ मेरे में। तो अभी चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 1 मिनट। 19th क्वेश्चन में है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स इन ए प्लेन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड अदर देन 0 and 1, यहाँ तो 0 है ना 1 है इनका मैग्नीट्यूड, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो देखो अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हो ना, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना होता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, अगर मान लो बी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो बी वेक्टर और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा होगा तो इसका मतलब पता होगा। मुझे फिजिक्स के थ्रू नहीं पता चला था कि इसका मतलब मोड होता है या फिर कह लो मैग्नीट्यूड, तो मैथ जब मैंने पढ़ा था तो तब पता चल गया था। तो अभी मैं आपको ही बता देता हूँ, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। या फिर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना कि मैथ की थ्रू याद है एक्चुअली। तो अगर इसका अभी ये आ गया, इन दोनों के तो परपेंडिकुलर आ गया ये, और अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना था तो इन दोनों के क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। सिंपल सा था इसके तो। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, इन दोनों के अलग अलग का नहीं करते हैं, और ये तो अलग अलग दे रखे हैं, उसका भी कुछ मतलब नहीं है। ये शायद फॉर्मूला होता है, नहीं फॉर्मूला भी नहीं होता। अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर इंटू में ये वाला क्रॉस नहीं और डॉट होता ना खाली ए डॉट बी, और यहाँ पे सिर्फ बी का वो होता मैग्नीट्यूड, तब ये फॉर्मूला होता किसका, प्रोजेक्शन का। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है 19 का थर्ड। जो 11th का है ना मैथ, 11th का या फिर नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, 11th या फिर 12th में है वेक्टर, उसके थर्ड 3 या 4 यूनिट है। अगर वेक्टर में काफ़ी दिक्कत आ रही है ना आपको, तो मैथ के वो चैप्टर आप कर सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छे रहते हैं। फिजिक्स में इतना काम नहीं आएगा, लेकिन ठीक है समझने के लिए ठीक रहेगा वो फॉर्मूले वगैरह। 19 का क्या है, थर्ड, 19 का थर्ड ये आ गया। अब चलते हैं 20 पे। सर्च कर लेना आप उसमें गूगल पे की, अरे यार इंडेक्स नहीं होता है एनसीईआरटी का, इंडेक्स मैथ के इंडेक्स निकाल लेना दोनों का, 11th का भी और 12th का भी, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कौन सा। तो 20 में चलते हैं। 20 में दे रखा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए चाइल्ड, देखो एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ सॉरी। ठीक है,
In the figure given below, a child of mass 4 kg is standing on a wooden block of mass 40 kg, which is kept rest on a horizontal smooth ground. If a child walks on the plank with a velocity of 10 meter per second with respect to the plank, then द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो भाई इसमें है ना अभी डिराइव करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। अगर जहाँ पे देखो डिराइव करने की ज़रूरत होती है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 18th, और या फिर इसमें लगा लो जहाँ पे डिराइव करने का एक्चुअली में मतलब बनता है ना, वहाँ मैं करवा देता हूँ। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो सीधा सा कि क्या हो जाता है। मैं बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, दूसरा पेज लेने दो। अगर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है ना, मतलब आपको भी एक वो पढ़ाया होगा ना केस, उसी में करवा देते हैं याद। तो क्या बोलते हैं इसको, वी बॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लैंक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी रिलेटिव, और बाय में एम प्लैंक प्लस के एम बॉय, या फिर कह लो यार एक्चुअली में रेशो निकाल के इनका और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी रिलेटिव, तो वी बॉय आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे बॉय है तो यहाँ पे क्या, ये दोनों तो दोनों में सेम रहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, दोनों फॉर्मूले लिखने दो। वी प्लैंक, अगर प्लैंक की वेलोसिटी पूछ रखी होती तो क्या आ जाती, एम बॉय इंटू में वी रिलेटिव, और नीचे क्या था एम प्लैंक प्लस के एम बॉय। ठीक है, अब इनको कंपेयर करके देखो, ये पोर्शन तो सेम है, ठीक है ना, सेम। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बॉय की पूछ रखी है तो यहाँ पे प्लैंक का मास होता, और अगर प्लैंक की वेलोसिटी पूछ रखी है तो मास किसका लेते हैं, बॉय का। ये सीधा सा है। अब इसमें देखें अगर पुट करके, वेलोसिटी रिलेटिव इन्होंने पहले ही दे रखी है। अगर वेलोसिटी रिलेटिव अगर मान लो नहीं दे रखी होती तो हम निकालते कैसे, उसके लिए काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा अच्छे से क्या, वो तो सिंपल सा है यार, v1 रिस्पेक्ट टू 2 माइनस के 1, सीधा सा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिव दे रखा है, देखो रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इसका मतलब यही है ना, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड की वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो वेलोसिटी रिलेटिव ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और पूछ किसी रखी है, द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक पूछ रखी है, तो प्लैंक वी प्लैंक क्या आ गया, एम बॉय का मास कितना है 4, इंटू में वेलोसिटी रिलेटिव 10 बाय में एम प्लैंक कितना है, मास प्लैंक का 40 प्लस के बॉय का मास कितना है 4, तो ये क्या आ गया प्लस 4 इंटू 10 बाय में 44 है ना, 11 वी प्लैंक क्या आ गया 10 बाय में 11 कितना 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पहला ही ऑप्शन है 20 का फर्स्ट। अब देखते हैं 20 का फर्स्ट, 20 का सेकंड, अरे 20 का सेकंड आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर दी, अरे यार छी, देखो ये भी निकाल दिया और फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 11/10, देखो हद हो गई ना। 20 का क्या है सेकंड, 20 कहाँ पे गया, 20 का सेकंड। 21 में क्या दे रखा है, 3 rings each of mass m and radius are so placed that they touch each other as shown in the figure. The moment of inertia of the system about axis O dash and O is। तो सबसे पहली बात तो अगर कई बार हमें पता है कि ये एक्सिस दे रखी है और इससे अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, क्योंकि डायग्राम से देख लेते हैं। रिंग पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, एक्चुअली मैंने भी नहीं दिया था एक बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे मार्क्स कट गए। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि गोल चीज़ है तो स्पीयर ही हो, तो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, ये मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। 2 ईयरिंग दे रखी है,
हमें पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर इसके लूँगा, फॉर एग्जांपल देखो रिंग है नहीं मेरे पास, ये रिंग है मान लो, ये होता है सेंटर ऑफ मास इसके अंदर। अगर इस एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका क्या हो जाता है mr स्क्वायर, और वही इसके डायगोनल के लॉन्ग है तो ये क्या हो जाता है mr स्क्वायर बाई में 2, यही होगा। और मान लो इसके लॉन्ग है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा r, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस बाई में 2 प्लस के ये वाला है ना, मतलब कौन सी वो थ्योरम होती है, वो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एम आर स्क्वायर इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई में 2, यही होगा। अब इसने क्या दे रखा है, एक तो ये, एक ये बना दिया और एक ये, और इसके लॉन्ग पूछ रखा है। तो इन सभी को अगर देखें तो पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये रिंग है, इसके यहाँ से पूछ रखा है तो इसका क्या हो जाएगा 3 बाई में 2 mr स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या है, ये रिंग है, यहाँ से पूछ रखा है तो ये भी क्या होगा 3 बाई में 2 mr स्क्वायर। और इस वाली रिंग के क्या है, ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या होगा mr स्क्वायर बाई में 2। अभी इस एक्सिस के लॉन्ग इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के लॉन्ग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3mr स्क्वायर प्लस के mr स्क्वायर बाई में 2, इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा 5 नहीं 3 2 जा 6 प्लस के 6mr स्क्वायर प्लस के mr स्क्वायर बाई में 2, दैट इज क्या हो जाएगा 7mr स्क्वायर बाई में 2। ये हो गया आंसर, क्या आ गया 21 का, ये फोर्थ 21 का ये फोर्थ आ रहा है, दिख रहा है ना, 21 का फोर्थ आ गया। अब चलते हैं 22 पे। 22 में क्या दे रखा है, इन द फिगर शोन बिलो ए मीटर स्टिक, यानी कि लेंथ दे दी इसकी स्टिक की क्या है 1 मीटर ऑफ मास m is suspended to a horizontal position by 2 light strings attached at point A and B of the rod. The initial angular momentum of the stick if one of the string is cut। तो देखो यहाँ यहीं पे बना लेते हैं एक बार। ये मान लो एक वॉल है, दीवार है, यहाँ से एक रस्सी ये जा रही है, एक रस्सी ये, यहाँ से एक स्टिक बना लिया हमने, स्टिक, ठीक है, इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मास क्या है m, और यहाँ पे भी अगर सेंटर उसको देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, लेंथ के l पे l बाई में 2। अगर इस पूरी की लेंथ l है तो l बाई 2 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा cm का, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो आप, बाकी l बाई 2 आ जाएगा। mg फोर्स इस पर लग रहा होगा नीचे, तो अगर हम टॉर्क को अगर वो करें, अगर इसको काट दिया तो ये नीचे कुछ जाएगा, और किस उससे जाएगा, अल्फ़ा निकालना है, किस एंगुलर एक्सेलरेशन से निकालना है। तो इसके लिए हम फोर्स निकाल लेंगे। एक तो क्या हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फ़ा, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मास ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है, इज इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर फोर्स के, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर ये एम जी। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे, क्योंकि देखो इस साइड के लॉन्ग है ना, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रोड है तो अगर यहाँ से लेके जा रहे हैं तो एम क्या है, मतलब आई क्या है एम एल स्क्वेयर बाई में 12, लेकिन अगर साइड से जा रहा है तो हमें पता है एम एल स्क्वेयर बाई में 3। अगर ये याद नहीं है ना आपको तो वही याद करने पड़ेंगे, इनके बिना कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एम एल स्क्वेयर बाई में 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी एल बाई में 2, और फोर्स क्या है एम जी, एल से गया एक एल, और इसको इस साइड भेज देंगे,
एम से जाएगा एम, और अल्फ़ा निकालना था तो फिर क्या आ जाएगा 3/2 जी बाई में एल। आंसर क्या है, जी क्या दे रखा है, एल की वैल्यू तो 1 होती है, एल इसने दे रखा है ना मीटर स्टिक, इसका मतलब एल की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू होती है 5 मतलब 10। क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में 10 इंटू में 1, ये तो कट जाएगा, ऐसे ऐसा कुछ मतलब ही नहीं। 5 3 इंटू में 5 क्या हो गया 15, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या आ गई 15 रेडियन, और एक्सेलरेशन में बाई में सेकंड स्क्वायर होता ही है। ये आ गया थर्ड। आंसर क्या आ गया 22 का थर्ड, क्या आ गया 22 का थर्ड ये आ गया। अब चलते हैं भाई 23 पे। 23 के लिए दूसरा पेज निकाल लेते हैं एक बार। अब 23 में देखते हैं 23 में क्या दे रखा है, लिख तो रहा है ना, टॉर्च भी होना, ठीक है। 23 में क्या है, 23 में दे रखा है a particle of mass 1 kg is moving along the line y is equal to x plus k3 x and y in meter with speed दे रखी है v क्या दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। तो इसके लिए भाई एक मिनट, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी से। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ रही है 3 और m की वैल्यू आ रही है 1। तो इसके लिए तो डायग्राम बनाएंगे। तो अगर सिर्फ यहाँ से निकालनी, अगर यहाँ से निकल रही होती तो एम एक्स वाई इजिकल टू एम एक्स होता, लेकिन ये जा रही है यहाँ कहीं से, क्योंकि सी भी आ रहा है ना, 1 2 3 3 यहाँ कहीं पे होगा, मान लो एक बार के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम एक्स प्लस के सी इजिकल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे 3 है। और अगर देखें वैसे भी, अगर देखना चाहो तो जैसे हमने शायद 8th या फिर 9th उसमें क्लास में पढ़ा होगा ना, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो और एक बार x की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी y इजकल टू 0, लेट y इजकल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 0 इजकल टू x प्लस के y, तो x प्लस के 3, x इजकल टू माइनस के 3, यहाँ पे क्या होगा माइनस के 3। और ऐसे ही लेट x इजकल टू 0, यहाँ पे y 0 है ना, और यहाँ पे x मतलब यहाँ पे y 0 और यहाँ पे x 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा y इजकल टू एफ x प्लस के 3 था, ये 0 हो गया, y इजकल टू 3। यहाँ से ये भी पता चल रहा है ऐसे, तो इसको तो हटाओ अब। तो अब हमें पता है कि जो क्या निकालना क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है। एल की वैल्यू क्या होती है आर परपेंडिकुलर, और पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इतना पता है हमें, लीनियर मोमेंटम यानी कि एम वी आर, ठीक है। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक तो इस साइड जा सकता है, एक बिल्कुल, क्योंकि देखो लाइन तो इस साइड है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। और अब निकालेंगे तो एक चीज़ देखो, m दे रखा है और हमें पता है टेन थीटा इजकल टू m होता है, तो यहाँ कहीं पे ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। क्यों, अब पूछ रहे हो क्यों आया यहाँ पे 45, क्योंकि m की वैल्यू 1 है ना, और 10 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री में, ठीक है। ये आ गया 45, तो क्या इसको अगर ये 45 तो अपोजिट, क्योंकि इसके अपोजिट तो ये है 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, और ये पूरा 90 है तो ये वाला भी क्या आ गया 45 डिग्री। हमें इतना समझ में आ रहा है। तो अब इसको
यहाँ पे बना लेते हैं एक बार गिर के दोबारा से समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो अब यार खिचड़ी बन गई है। तो ये बन गया यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ये 45 दे रखा है, इसको कैसे निकाल लेंगे? सोचना तो ये पड़ेगा, कैसे निकालें भाई? ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको सिर्फ इस वाले को यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये वाला नीचे हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल दे रखा है हमें 45। अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये भी क्या होगा 45, ठीक है। और ये 3 है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये बेस, कि बेस तो यही हो जाएगा। और हमने शायद पहले पढ़ा था ना 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो एक ट्रिक से हमने याद किया था, पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक का फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही गया है और हिंदुस्तान हरा भरा तो चलो नहीं हुआ है, अब तो प्रदूषण ही प्रदूषण हो चुका है हर जगह। लेकिन ऊपर वाला जो ये ना स्टार्टिंग वाली लाइन हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दी होगी, इसलिए पाकिस्तान तो हो गया भाई बर्बाद। कुछ नहीं पता था, देखिए ना इनकी जियो पॉलिटिक्स वगैरह, तो किस देश की कब अच्छे दिन स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं पता रहता। अपने ही देख लो यार, ठीक है। एस जयशंकर जैसे इंसान मिलने मुश्किल ही है। तो अगर यहाँ से देखें बेस निकालना, हमें हाइपोटेनियस पता है, बेस और हाइपोटेनियस का पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्या कोस थीटा होता है ये, कोस 45 इक्वल टू क्या है, बेस बाय में हाइपोटेनियस। और यहाँ से अगर देखें तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, बेस निकालना है और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये रहा 3, इसको भेजेंगे तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 3/√2। और दूसरी बात, अगर ये आ गया ना, ये बेस तो यही है। अगर देखो ये ऐसे बना रखा था, इसी को उठा के अगर यहाँ पे पुट कर दे तो यही तो बन रहा है ना, बेस ये बन रहा है कि देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 आ गया था यहाँ से, ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये 90 माइनस के 45 करें तो ये 45 आ गया। और यहाँ से देखेंगे एक एंगल, उसमें ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इन सभी को निकालेंगे तो ये भी 45 आ जाएगा। अब इतनी मैथ तो यार सभी को आती होगी। और ये आ गया तो यही तो था आर परपेंडिकुलर। इसमें अगर पुट करेंगे हम वैल्यू तो क्या होगा, आर एम वी इजिकल टू क्या था यार, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 3/√2। एम कितना दे रखा था 1 और वी 3, तो ये क्या आ गया 9/√2। और के जी, क्योंकि एम बी और मीटर भी आ जाएगा, के जी मीटर और मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा कुछ यूनिट आ जाएगी शायद। हाँ देखो ये रहा ना के जी मीटर सेकंड। हाँ अगर यूनिट भी यार पता है फॉर्मूले से निकाल लेनी चाहिए, वरना कई क्वेश्चन में आ जाते हैं, शायद यूनिट एंड डायमेंशन वाले में आएंगे। 23 का क्या है 4, 23 का 4 आ गया। अब चलते हैं 24 में। 24 में क्या दे रखा है, अच्छा 24 कितनी बड़ी हो गई वीडियो, चलो ठीक है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग with his arms folded at a center of a platform which is rotating about its axis with kinetic energy दे रखी है कितनी 10 जूल, standing at the same place if he stretches arm outward such that the moment of inertia of the system get doubles the क्या द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर इसने
क्या किया, जब ये हाथ को ऐसे मोड़ करके बैठा था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी। अब इसने खोल लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ये स्टूल पे बैठा था ऐसे, ठीक है। अब ये स्टूल घूम रहा था तो इसने हाथ मोड़ रखे थे, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी, अब इसने हाथ खोल लिया और स्टूल घूम ही रहा था, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है कि कितनी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पे अगर आई था तो यहाँ पे आई इंटू 2 हो गया, यानी कि डबल हो गया इसका। इतनी बात समझ में आ गई। और हमें एक कॉन्सेप्ट का पता है कि ऐसे केसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो L की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा, और आई ओमेगा होती है तो आई अगर डबल हुआ है और इसको कांस्टेंट रखना है तो ये हाफ हो जाएगा ना, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट यानी कि देखो आई एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल अगर कंजर्व है तो एल फाइनल क्या हो गया, 2 आई बाई ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। आई 2 से मतलब ये आई से गया आई, और इस 2 को यहाँ पे भेज देना, ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा 2, यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से तो पता चल ही रहा है। ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अरे यार काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ से इनिशियल क्या थी 10 इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ये, अरे ओमेगा तो ये, और ये क्या है, ये क्या है यार, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका स्क्वायर। अजीब ही दिमाग चल जाता है कभी। काइनेटिक एनर्जी और बाय में हाँ। अभी सेकंड केस में क्या होगा, इसका डबल है ना, डबल आई और ओमेगा क्या गया था इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ से गया हाफ, आई से गया आई, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 10 बाय में काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों गए थे ओमेगा स्क्वायर बाय में 2, और ओमेगा स्क्वायर बाय में अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4, ओमेगा से गया ओमेगा 2, और इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बाय में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 बाय 1 5, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 5, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल आ गई थी। 24 का क्या आ गया सेकंड, 24 का सेकंड आ गया। अब चलते हैं 25 पे। एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा। तो अब चलते हैं 25 पे। 25 का क्या है, 25 में दे रखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis perpendicular to its length is a and the distance of axis from the center of the road is। तो एक रोड बना लिया हमने और इसके मास दे रखा है और लेंथ क्या दे रखी है l, इतना समझ में आ गया। इसके परपेंडिकुलर में यहाँ कहीं पे मान लो, क्योंकि सेंटर से तो कुछ दूरी पे दे रखा है ना, इसको मान लिया x डिस्टेंस को, और इसके यहाँ पे अबाउट के आई क्या दे रखा है m l स्क्वायर बाई में 10 हमें पता है, और यहाँ पे सेंटर अगर सेंटर पे है तो सेंटर का हमें पता है m l स्क्वायर बाई में 12 होता है। और कौन सी थ्योरम होती है वो परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल जो थ्योरम होती है, एक्जैक्टली नाम याद नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए यार। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अगर इसकी डिस्टेंस पे अगर निकालनी हो तो क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई में 12 प्लस के एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई में 10। अगर यहाँ से निकालेंगे तो एम सभी में कॉमन है, काट देंगे ऐसा कैसा, और तो इसको इस साइड भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई में 10 माइनस के एल स्क्वायर बाई में 12, एल बाहर निकाल लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल
स्क्वायर बाय 1/10 माइनस का 1/12। और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय में 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस के 10, यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय में 2 बाय में 12 120, सॉरी यार 120, ये कट जाएगा तो 60, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड अब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बच जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे एल बाहर आ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा अंडर रूट के 60, ये आ गया। और एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी हमें, लेकिन ऑप्शंस में देखो, सॉरी यार एक मिनट, ऑप्शंस में देखो क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 60 कहीं पे दिख नहीं रहा, तो इसमें क्या कर लेंगे अंडर रूट 60 को निकाल लेंगे एक बार। 60 क्या होता है 15 4 जा 16, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 15 इंटू में 2 की पावर 2, और यहाँ से अगर देखें तो एल बाय अंडर रूट 15 इंटू में 2 की पावर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, एल बाय में 2 अंडर रूट के 15, एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। और यही पूछ रखा था हमें, तो आंसर क्या आ गया 25 का, 25 की वैल्यू आ गई फर्स्ट आंसर क्या आ गया 25 का फर्स्ट। 6 का क्या है, टू रिंग हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया in the ratio of 2:1 and their diameters in the ratio of their respective masses will be, तो इसने क्या दे रखा है 2 rings of inertia। तो एक बार के लिए देखो, एक चीज़ देखो क्या है, अगर डायमीटर 1 बाय में डायमीटर 2, इनका रेशियो क्या दे रखा है एक्स बाय वाई दे रखा है, एक्स बाय वाई दे रखा है एक बार के लिए मान लो, तो रेडियस निकालने के लिए क्या है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो इन दोनों के बाय में 2 कर देंगे, तो ये रेडियस क्या आ जाएगा रेडियस r1 r2, तो रेडियस 1 बाय रेडियस 2 क्या हो गया एक्स बाय में 2 बाय वाई बाय में 2, लेकिन यहाँ से अगर 2 देखें तो 2 कट ही रहा है, तो ये भी क्या हो गया d1 बाय में d2, तो रेशो दोनों का सेम रहेगा, डायमीटर का भी और रेडियस का भी। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी ये चीज़, जैसे फ्लूइड्स में खासकर। तो देखते हैं अब कहाँ पे गया, डायमीटर का रेशियो दे रखा है और साथ में दे रखा आई का मान, तो यहाँ से देखें फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आई को मान लेते हैं एम आर स्क्वायर, क्योंकि आगे चाहे कुछ भी हो एम आर स्क्वायर तो हमेशा रहता ही। अगर हम एक बार के लिए मान लो, अगर रिंग के यहाँ से दे रखा है सेंटर से तो 1 हो जाएगा, और ऐसे दे रखा था एम एल स्क्वायर, तो लेकिन वो तो कट ही जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो m1 बाय में m2 स्क्वायर नहीं है 2 है एम आर स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो तो हमें दे रखा था I1 और I2 का, I1 का रेशियो क्या है, I1 और I2 का रेशियो क्या है, कहाँ पे गया 2:1, या फिर कह लो देखो एक्चुअली मैं ऐसे कर लेता हूँ और ठीक भी आता है आंसर, लेकिन होता क्या है अगर रेशियो दे रखे हो ना तो उनको ऐसे करना होता है, जैसे एक्स रेशियो वाई दे रखा है और एग्जैक्ट इसकी वैल्यू यहाँ आपकी जो वैल्यू होती है ना, मान लो आई या फिर I2 का रेशियो बोल रखा है और इनका रेशियो 1 एक्स बाय वाई दे रखा है, तो इसको करने के लिए एक्स प्लस के वाई ये वैल्यू आ गई I1 की, और यही वैल्यू आ गई वाई बाय में एक्स प्लस के वाई, ये करना होता है। लेकिन क्योंकि हम तो वैसे भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू कट ही जाएगी, तो ये ऐसा कैसा लिख लिया हमने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो m1 बाय में m2 इक्वल टू नहीं है r1 बाय में r2 स्क्वायर, r1 और r2 का अगर देखें रेशियो तो क्या दे रखा है इन्होंने 4:1, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाय में 1 इक्वल टू m1 बाय में m2, और यहाँ पे क्या था 4:1 था ना, 4 बाय में 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाय में 1 m1 m2 और
16 बाई में 1 आ गया, यहाँ से काट दें तो 8, और इसको अगर यहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो गया, m1 बाई में m2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/8 आ गया। तो इसी के हिसाब से रेशो क्या हो जाएगा, 1:8 आ जाएगा। 26 का क्या होगा, 26 का हो गया 4, कब पे 26 का 4। और अब 27 पे आ जाते हैं हम। तो 27 में क्या है, E particle of mass m is projected with the speed u। एक मिनट, वीडियो चल रही है ना, चलता रही है, चलो। A particle of mass m is projected with the speed u at an angle theta with the horizontal. The magnitude of the torque of on the particle above the point of projection when the projectile is at highest point। तो एक चीज़ देखो, कहाँ पे गया पेन। तो इसने क्या देखा है, एक पार्टिकल था, उसको ऐसे फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल में तो ऐसे ही होगा, किस एंगल से, एंगल क्या दे रखा है, थीटा। तो अगर इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया, मैंने गलती से थोड़ा छोटा ही बना दिया, तो ऐसे कुछ बन जाएगा। यहाँ कहीं पे हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, हाईएस्ट पॉइंट पे मास टाइम था ही, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, और फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो और हमें पता है कि इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट एफ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो या तो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ से देखिए ये वाली हाइट निकालनी तो गलती हो जाएगा, फोर्स तो यही हो गया ना mg। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर mg आ गया, फोर्स की वैल्यू तो mg दिख ही रही है, एक ही फोर्स लग रहा है mg। तो अगर यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस यहाँ कहीं पे आएगा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। और अगर इस पूरे का देखें तो ये वाला क्या हो जाता है, आर, यानी कि रेंज। अगर रेंज का फॉर्मूला देखें तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, यही होता है। अगर इसको खोल लेंगे एक बार के लिए तो क्या हो जाता है, 2 यू का स्क्वायर, यू क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा कोस थीटा बाई में जी, यही होता है। और इसका अगर हाफ कर देंगे हम, यानी कि डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट तो ये है। अगर इसका हाफ कर दिए तो ये r/2 आ गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो इससे कट जाएगा, u का स्क्वायर बाई में साइन थीटा कोस थीटा बाई में जी, ये तो ऐसा कैसा आ गया। और मल्टीप्लाई में एम जी आ गया, जी से जी गया, तो टॉर्क क्या आ गई, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं एम यू स्क्वायर साइन, पहला ही आंसर, ठीक है। 27 का फर्स्ट। तो वही इसी के साथ इसका सेक्शन 1 कंप्लीट, सेक्शन जो ये है वो कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी एमसीक्यूज वाला। अगर आगे वाले चैप्टर जैसे सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया प्रीवियस ईयर वाला, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट आपके कुछ आते ही नहीं है, वीडियो तो देख लेते हो, मज़े ले लेते हो बस, तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं लाऊंगा वीडियो, ठीक है। बस इसके साथ वीडियो समाप्त होती है, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर देना।